हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। हॉस्पिटल लॉ एंड रेगुलेशन वाली जो क्लास है ये सेकंड पार्ट में बना रहा हूँ इसके लिए, है ना, क्योंकि बड़ा टॉपिक था। 20 नंबर में डायरेक्ट पूछ सकते हैं या फिर PCPNDT एक्ट जो है वो मेरे एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, आपसे ही पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये, है ना, तो 5 नंबर में, मेरे तो 10 नंबर में आया था, आपके 5 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए अपने को पढ़ना ज़रूरी है। तो PCPNDT का पूरा नाम क्या होता है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, है ना। PCPNDT एक्ट 1994 के अंदर इसको अमेंडेंट किया गया था, इसलिए 1994 लगाया है। बाकी 2003 के अंदर ये इफेक्ट में लाया गया था, फोर्स में लाया गया था, मतलब, है ना, कानूनी रूप से एकदम से बना के फोर्स कर दिया कि आपको ये अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, मतलब लागू करना ही पड़ेगा। इसके खिलाफ अगर काम करोगे तो आपको जुर्माना या फिर जेल हो सकती है। ये 2003 के अंदर ऐसा फोर्सफुली लगाया गया था। तो प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्स्ट, मतलब कंसेप्शन से पहले, और नेटल डायग्नोस्टिक, प्री नेटल मतलब बच्चा पैदा होने से पहले जो डायग्नोस्टिक टेक्निक करते हैं उसको बोलते हैं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। तो प्री नेटल में देखो, जैसे अपन अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं ना प्रेग्नेंट लेडी का, तो उसमें चेकअप वगैरह करते हैं कि बच्चा ठीक है कि नहीं है, उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स में आती हैं। इसके अलावा उसमें कुछ लेबोरेटरी सैंपल लेके भी पता कर सकते हैं कि कोई हार्मोन से रिलेटेड दिक्कत तो नहीं है, जो आनुवांशिक हो सकता है, ऐसा कोई रोग तो नहीं है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चलती है, हेमोफीलिया, रक्त का थक्का नहीं बनता। तो इस टाइप की चीज़ें हैं ना, ये चेक करी जाती हैं इसमें प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक में, ये सब आती हैं। फिर उसके लिए 2-3 मेथड हो सकते हैं, जैसे कोई अल्ट्रासाउंड करवा सकता है, या फिर बेबी का जो फ्लूइड होता है, एम्ब्रियो का फ्लूइड ले सकते हैं अपन, उससे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फोटोस्कोपी जो होती है उस पर कर सकते हैं, जिसमें यूट्रस में जो है एंडोस्कोप डाल के, है ना, डायरेक्ट देखा जाता है। एंडोस्कोप मतलब जो एक डिवाइस होती है जिसके आगे कैमरा लगा होता है, छोटा सा मटर के दाने जितना, जो कि जाके अंदर बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं उनको देखता है। तो यूट्रस के अंदर डायरेक्ट डालते हैं और डायरेक्ट बेबी को देखते हैं फिर वहाँ से। तो इस टाइप की चीज़ें आती है उसके अंदर, है ना। टेक्निक के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ करी जाती हैं वो सारी आ जाएंगी। अब इसके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे, प्लेंटी वगैरह भी पढ़ेंगे, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या प्रोविज़न वगैरह हैं, तो सब चीज़ें अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपन। 1994 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनेक्ट किया था, मतलब बनाया था 1994 के अंदर। एक्ट को फीमेल फोर्टिसाइड्स, फीमेल फीटस का अबॉर्शन उसको स्टॉप करना था, मतलब जो भ्रूण हत्या जो होती है कुल मिला के उसको रोकना था, फीमेल के फीटस का अबॉर्शन से रोकना था, है ना। जो लेडीज़ का भ्रूण होता है उसको रोकना था, मतलब मारने से बचाना था। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 को अमेंडेंट किया गया था। तो 1994 में अमेंडेड किया गया था, और इस अमेंडेड एक्ट एंड रूल को फोर्स में कब लाया गया था? अप्रैल 2003 में लाया गया था। ठीक है, तो ये बेसिक सी इसके बारे में जानकारी थी कि फीमेल फीटोसाइड जो है ना, जो फीमेल अबॉर्शन है फीटस का, उसको रोकने के लिए किया गया था। और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो एक्ट है उसको 1994 में लाया गया था। भाई, डायग्नोस्टिक चेकअप तो कर सकते हो आप, लेकिन भ्रूण की जांच नहीं कर सकते कि मेल है फीमेल है, तो उसके लिए फिर ये फोर्स में लाया गया था 2003 के अंदर। अब इस एक्ट के प्रोविज़न क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई उद्देश्य क्या था इसको बनाने का? यह एक्ट प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को रेगुलेट करेगा। मतलब प्री नेटल डायग्नोस्टिक चेकअप तो आप करवा सकते हैं, जिसमें कौन कौन से चेकअप होंगे? जेनेटिक चेकअप हो सकता है, नहीं कोई जीन से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है ना, बच्चे होने वाले भ्रूण को, उसको क्रोमोसोम के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है कहीं, जैसे कई बार ज़्यादा हो जाते हैं क्रोमोसोम, एक ज़्यादा हो जाता है एक कम हो जाता है, तो फिर जो बच्चा पैदा होता है उसमें दिक्कतें आ जाती हैं, तो वो चीज़ तो नहीं है। इसके अलावा कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन तो नहीं है ना, कोई जन्मजात कोई माल फॉर्मेशन, कोई नई चीज़, है ना, उग रही है, कोई नया अंग बन रहा है, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। सेक्स लिंक्ड डिजीज़ तो नहीं है, जैसे कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, वो तो नहीं है ना। लिंग गुणसूत्र जो लिंग के साथ जुड़े होते हैं वो डिजीज़ की बात कर रहा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। एंड प्री नेटल सेक्स का डिटर्मिनेशन के मिसयूज़ को प्रिवेंट किया जाए। तो बाकी चीज़ तो अपने जो बताई थी ये सारी तो चीज़ चेक करनी है। और जो आपका ये जो प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है, मतलब जो लिंग का जो जाँच है, परीक्षण है, भी मेल है फीमेल, इस चीज़ को रोकने के लिए बनाया गया था। तो बाकी सारी चीज़ करने के लिए तो बनाया गया था, और इस चीज़ को मिसयूज़ करने से बचाने के लिए बनाया गया था। तो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल करी जाएंगी, ये ऑब्जेक्टिव थे इसके। अब प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक में फॉलोइंग को इंक्लूड किया जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल करी जाती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी आप कर सकते हैं इसके अंदर, USG, ठीक है। अमाइनोटिक फ्लूइड जो है, एम्ब्रियो है, ब्लड और एनिंग टिश्यू और फ्लूइड के सैंपल लेना,
भाई इन चीज़ों के अगर सैंपल ले रहे हैं तो ये भी इसी में शामिल किया जाएगा, है ना। एम्ब्रियो का हो सकता है, जो माइनोटिक फ्लूइड है उसका सैंपल हो सकता है, बेबी का ब्लड है उसका सैंपल हो सकता है ना, या फिर कोई अदर टिश्यू हो सकता है। ये सारी चीज़ें उसके सैंपल लेना जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की बिफोर कंसेप्शन और आफ्टर कंसेप्शन होंगे, ठीक है। कंसेप्शन करने से पहले और आफ्टर कंसेप्शन ये अगर ले रहे हैं तो फिर ये इसमें प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक में शामिल हो जाएंगे। फोइटोस्कोपी होता है, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर जो कि प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है ना। एंडोस्कोपी मैंने बताया था, एंडोस्कोप डालते हैं, कैमरा लगा होता है उसके आगे, जो यूटेरस से फीटस के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को अलाउ करेगा। तो आप यूटेरस से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जो बेबी है, जो भ्रूण है ना, एम्ब्रियो है, वहाँ पे उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उसका ना। फोइटोस्कोपी उसमें आता है। इसके अलावा टेस्टिंग सैंपल हो सकते हैं जो जेनेटिक लेबोरेटरी में हैं, ताकि जेनेटिक डिसऑर्डर, एबनॉर्मलिटीज और सेक्स लिंक डिजीज़ को डिटेक्ट किया जा सके। तो टेस्टिंग सैंपल जो ऊपर लेयर के थे वैसे के वैसे कुछ और सैंपल भी ले सकते हैं जो कि जेनेटिक लेबोरेटरी में होंगे, और उससे जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर है या फिर कोई एबनॉर्मलिटीज है ना, कोई सेक्स लिंक डिजीज़ है, तो इन सबको डिटेक्ट किया जा सके, इसलिए किया जाता है। अब इसने बोला कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को इन कंडीशन के अंदर ही आप कंडक्ट कर सकते हैं, है ना। जो कंडीशन बताइए कि इन कंडीशन के दौरान आपको यूज़ करना है, इसके अलावा यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहली कंडीशन अपन देखते हैं यहाँ पे, पर्पज़ देखते हैं। सबसे पहला पर्पज़ जो है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ अगर किसी के अंदर चेकआउट करनी है अपने को तो करेंगे। इस कंडीशन में फीटस के पास एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं या फिर इनकरेक्ट अमाउंट ऑफ डीएनए हो सकता है, ठीक है, विद ए क्रोमोसोम। तो इसमें क्या होगा, इसमें फीटस के पास में अबनॉर्मल नंबर हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं क्रोमोसोम के। जैसे 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र ना, टोटल 46 होते हैं, तो किसी में 47 भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी। तो डीएनए भी अलग अमाउंट में हो सकता है, सही अमाउंट में डीएनए नहीं हो, तो इस कंडीशन को बोला जाता है। फिर सेकेंड आता है जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज़। जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज़ में क्या आता है, देखो, डिफेक्टिव जीन के कारण एंजाइम डिफिशिएंसी हो जाना। भाई जैसे कोई पाचन से रिलेटेड एंजाइम किसी के अंदर नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जीन है वो ख़राब है, डिफेक्टिव है वो, तो उसकी वजह से एंजाइम डिफिशिएंसी हो जाएगी उसको, जो क्या करेगी आगे, जो मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम करेगी। मतलब कोई एंजाइम है वो किसी एक प्रोडक्ट को, फैट को या फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रही थी, लेकिन वो एंजाइम बन ही नहीं रहा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना, फैट तो डाइजेस्ट हो ही नहीं पाएगा, तो बॉडी में फैट बनेगी नहीं, है ना, स्टोर ही नहीं होगी, तो दिक्कत हो जाएगी फिर उसके, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम। तो जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज़ हो सकता है, क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, 2 केस हो गए। इसके बाद में थर्ड केस है, किसी को हीमोग्लोबिनोपैथीज जो हैं, जो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिजीज़ हैं, हीमोग्लोबिनो प्लस पैथीज, है ना, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिजीज़, जेनेटिक हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर जिसमें डिफेक्टिव जीन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगी एंड एनीमिया हो जाएगा। तो देखो, जेनेटिक जो हीमोग्लोबिन है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, उसका कोई डिसऑर्डर हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो उससे क्या होगा, उससे डिफेक्टिव जीन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फिर प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी, बनाना स्टार्ट करेगी। मतलब जो शुद्ध हीमोग्लोबिन है, प्योर है, जो ठीक है, बढ़िया है, वो नहीं बना के एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो सही नहीं है वो बनाना स्टार्ट करेगी, और उससे क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी। एक्चुअल में आरबीसी की कमी होना एनीमिया कहलाता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी नहीं फिर बॉडी को, तो एनीमिया हो जाएगा, है ना। हीमोग्लोबिन यही तो काम करता है ऑक्सीजन ले जाने का, इसलिए एनीमिया होगा फिर। तो हीमोग्लोबिनोपैथीज़ की कंडीशन को भी चेकआउट करेंगे अपन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में। फिर आता है सेक्स लिंक्ड जेनेटिक जो डिजीज़ हैं उनके बारे में। इसमें हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, कॉन्जेनिटल नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारे डिजीज़ आते हैं। भाई जो सेक्स लिंक्ड डिजीज़ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, उन डिजीज़ में क्या आएगा, हीमोफीलिया, खून का थक्का नहीं बनता, चोट लगने के बाद में बहता रहता है। कलर ब्लाइंडनेस, जो कलर की पहचान नहीं कर सकता, जिसको ग्रे दिखता है, वाइट दिखता है और मीडियम ग्रे दिखता है, बस 3 ही टाइप के कलर दिखते हैं, बाकी लाल पीला नीला कुछ नहीं दिखता, वो कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। कॉन्जेनिटल नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, रात्रि के अंदर दिखाई नहीं देना, किस टाइप, मोतियाबिंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अंधेरी हो जाना, अंधेरी आना बोलते हैं ना अपने, तो वो कॉन्जेनिटल होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है वो, ठीक है। तो सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीज़ हो सकता है। उसके अलावा कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है ना। कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर कौन सी होंगी देखते हैं, चलिए देखिए, एनी अदर डिजीज़ जो स्पेसिफाइड होंगे बाय द सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। भाई और कोई डिजीज़ हो सकते हैं जिसको किसने स्पेसिफाई किया है, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड ने बताया कि भाई ये डिजीज़ है, वो हो सकते हैं जेनेटिक डिजीज़ या फिर
जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है उसमें इनको जांच करनी है अपने को, है ना, बच्चा पैदा होने से पहले जांच कर लेनी कि वो है तो नहीं। तो वो सेंट्रल जो सुपरविजरी बोर्ड है वो डिसाइड करता है कि ये डिजीज डायग्नोस करने हैं अपने को, ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल बना रखा है उसके अनुसार प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को क्वालिफाइड पर्सन द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। तो ये प्री नेटल जो भ्रूण की जांच है, जो डायग्नोस्टिक जांचें हैं, वो कौन करेगा? वो क्वालिफाइड पर्सन करेगा, जो डॉक्टर होगा, है ना। नॉर्मली सोनोलॉजिस्ट हो सकता है, यूरोलॉजिस्ट नहीं सॉरी जो रेडियोलॉजिस्ट हो सकता है, तो ये करते हैं अपने। अल्ट्रासाउंड आपको पता ही वो कौन करता है, तो वो क्वालिफाइड पर्सन है ना, उनके क्वालिफिकेशन वो चीज़ करने की, तो उनके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट हो सकता है, मेडिकल जेनेटिसिस्ट हो सकता है ना, जो जेनेटिक से रिलेटेड परीक्षण करेगा लेबोरेटरी के अंदर, तो जेनेटिसिस्ट हो सकता है, पेडियाट्रिशियन हो सकता है, जो बच्चों से रिलेटेड डॉक्टर होता है वो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है, जो प्रैक्टिस कर रहा है मेडिकल के अंदर, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए ना, वो होगा। रेडियोलॉजिस्ट हो सकता है, सोनोलॉजिस्ट सोनोग्राफी वाला हो सकता है, या फिर इमेज के अंदर स्पेशलिस्ट हो सकता है, भाई जिसने यूएसजी करने में स्पेशलिस्ट है ना, इमेजिंग को देखने में, तो वो हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्वालिफाइड हैं इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को कौन करेगा? क्वालिफाइड पर्सन करेगा, जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट, मेडिकल जेनेटिसिस्ट हो सकता है, पेडियाट्रिशियन हो सकता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है, रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट और इमेज स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। चलिए, तो ये सब करेंगे उसको। फॉलोइंग कंडीशन में प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को कंडक्ट किया जाएगा। अब कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर ये किया जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन की एज अगर 35 ईयर से ज़्यादा है, 35 साल से कम ज़्यादा उम्र की लेडी है ना, उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में कोई भी डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं, है ना, क्रोमोसोम ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बेबी के अंदर ये जो डिफेक्टिव जीन है, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि टाइम पे शादी करनी चाहिए, टाइम से बच्चे करने चाहिए, 30 से पहले बच्चे करने, वो इसलिए बोलते हैं ताकि ये चीज़ें नहीं हो। तो ये एक कंडीशन होगी, है ना। इस कंडीशन के अंदर अपने को प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक करनी पड़ेंगी, ताकि वो जांचें सारी जो हैं जेनेटिक वगैरह जो भी प्रॉब्लम हो सकती है वो सारी चेक कर लें अपन। इसके अलावा सेकंड हो सकता है कि प्रेग्नेंट वुमेन के 2 बार अबॉर्शन हो चुके हों, मतलब बच्चा नहीं ठहर रहा उसके पेट में, अगर ये कंडीशन हो चुकी है, या फिर उन्होंने बच्चा जानबूझ के, या फिर आजकल नहीं करवा सकते ऐसे, तो या फिर कोई किसी वजह से अबॉर्शन करवाए हो, ये ऐसा हो सकता है, मतलब कोई डिजीज़ था उस वजह से 2 बार अबॉर्शन करवाना पड़ गया, तो तीसरी बार भी चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन के अगर टेराटोजेनिक एजेंट से, जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करेंगे, से एक्सपोज हो चुकी हो, इसके अलावा केमिकल या रेडिएशन से एक्सपोज हो चुकी हो, है ना। टेराटोजेनिक जो जीन वगैरह में दिक्कत कर सकते हैं, है ना, जो कि केमिकल हो सकते हैं, इसके अलावा जो कैंसर कर सकते हैं बच्चे में, रेडिएशन कैंसर कर सकती है, या फिर कोई डेवलपमेंट में दिक्कत कर सकती है ना। जिसलिए बोलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन का रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एम्ब्रियो के अंदर दिक्कत कर देगा, जो बेबी है पेट में उसके दिक्कत कर सकता है। तो अगर इन सब कंडीशन के अंदर कोई लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, वो एक्सपोज हो चुकी है, जिनको ये सारी चीज़ें लग चुकी हैं, कोई केमिकल हो सकता है ऐसा जो टेराटोजेनिक हो, या फिर कोई हार्मफुल केमिकल से वो एक्सपोज हो चुकी थी, उसने सांस के अंदर ले लिया, है ना, या फिर स्किन पे टच हो गया कहीं पे, या फिर रेडिएशन से खतरा है उसको, मतलब कहीं एक्सपोज होगी, तो उस कंडीशन के अंदर भी अपने को प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक करनी पड़ेंगी, है ना, क्योंकि बच्चे के अंदर दिक्कत आ जाएंगी नहीं तो। उसके अलावा क्या कंडीशन हो सकती है? उसके अलावा जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन की फैमिली हिस्ट्री हो मेंटल रिटार्डेशन और फिजिकल डिफॉर्मिटी की। भाई कोई दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर किसी फैमिली में चल रही है, कि ऐसा हो सकता है कि परिवार में कोई एक सदस्य की